हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से। न्यायाधीश सहित 6 अन्य महान महिला अधिकारियों ने रखी देश की प्रथम महिला शिक्षिका की मूर्ति की आधारशिला। न्यायाधीश डॉक्टर रेणु सोलखे ने कहा, बेटियों को प्रोफेशनल शिक्षा भी जरूर दिलाएं। बृहस्पतिवार को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर पर खरखुदा के मटिंडू बाईपास चौराहे के पास सावित्रीबाई फुले पार्क प्रांगण में समाज सुधारिका एवं देश की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले की प्रतिमूर्ति की आधारशिला समारोह में बतौर मुख्य अतिथि खरखुदा न्यायाधीश डॉक्टर रेणु सोलखे, सोनीपत जिला परिषद चेयरपर्सन मोनिका दहिया, खंड शिक्षा अधिकारी सुजाता खत्री, खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी दीपिका शर्मा, शहीद दलबीर सिंह राजकीय कॉलेज पिपली प्रिंसिपल डॉक्टर किरण सरोहा, खरखुदा राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय प्रिंसिपल नीलम दलाल पहुंची, जहां पर मंत्रोच्चारण के साथ देश की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले की 21 लाख रुपए से बनने वाली 21 फीट ऊंची मूर्ति के निर्माण की आधारशिला रखी। इस मौके पर खरखुदा न्यायाधीश डॉक्टर रेणु सोलखे ने कहा कि जब एक पुरुष पढ़ता है तो केवल एक व्यक्ति पढ़ता है, लेकिन जब एक महिला पढ़ती है तो पूरा परिवार पढ़ता है, पूरा समाज पढ़ता है। यही सोच उस समय समाज सेविका एवं शिक्षिका सावित्रीबाई फुले की रही होगी, जो उन्होंने उस समय महिला शिक्षा पर इतना जोर दिया। उन्होंने कहा कि लेकिन अभी हमें बहुत आगे जाना है। अगर हम नेशनल क्राइम रिकॉर्ड देखेंगे तो हमें ज्ञात होगा कि पिछले 10 वर्षों में महिलाओं के प्रति होने वाला क्राइम 2 गुना बढ़ गया है। इसलिए आज के समय में बेटियों को केवल शिक्षित करने व उसकी शादी करने से ही माता पिता की जिम्मेदारी पूरी नहीं होती, बल्कि उसे प्रोफेशनल भी बनाना चाहिए, क्योंकि कई बार शादी के बाद उसे काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर महिला प्रोफेशनल होगी तो उन्हें शादी के बाद भी कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध पर अंकुश लगाने के लिए समाज के हर वर्ग को जागरूक होना होगा। इस मौके पर मंच का संचालन शिक्षक सोमवीर आर्य ने किया। महान शिक्षिका की मूर्ति निर्माण में गौतम सैनी, राजेश सैनी, प्रवीण सैनी ने 1-1 लाख रुपए की राशि दान के रूप में दी। सावित्रीबाई फुले सेवा समिति की तरफ से सभी उपस्थित लोगों को प्रधान कप्तान ने धन्यवाद किया। इस मौके पर शहर के विभिन्न गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। यहाँ पर गणमान्य अतिथिगण सभी को मेरा प्रणाम। बहुत अच्छी वक्ता तो मैं रही हूँ, जैसा कि हमारे सामने हमारे मंच संचालक जी हैं या हमारे प्रिंसिपल मैम है, ऐसे क्योंकि हमारा काम बोलने का काम और सुनने का ज्यादा होता है। कोर्ट में हम आपकी समस्याओं को सुनते हैं, उनका निवारण करते हैं, बोलने का काम हमारा नहीं है, लेकिन फिर भी 2-4 शब्द आप सभी के साथ साझा करूंगी। कहते हैं कि जब एक पुरुष पढ़ता है तो केवल एक व्यक्ति पढ़ता है, और जब एक महिला पढ़ती है तो पूरा परिवार पढ़ता है, पूरा समाज पढ़ता है, पूरा राष्ट्र पढ़ता है। और यही सोच शायद सावित्रीबाई फुले जी की रही होगी जब उन्होंने 1848 में महिला बालिका विद्यालय की स्थापना की थी। लेकिन फिर भी अभी हमें बहुत दूर जाना है। अगर हम आज भी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डाटा देखें तो हमें पता चलेगा कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन हैज डबल्ड इन लास्ट 10 ईयर्स। पिछले 10 सालों में महिलाओं के प्रति जो क्राइम हो रहा है वो 2 गुना बढ़ गया है। कहते हैं कि हर तीसरी जो महिला है, जो तीसरी महिला है, वो घरेलू शोषण का शिकार है। हर 20 मिनट में एक वुमेन का रेप होता है। समस्याएं बहुत सारी हैं। हम तो मुक्ति का औरतें आपके सामने बैठी हैं, हम एक समाज के एक छोटे से तबके को रिप्रेजेंट करती है। जैसे चावल के एक दाने के पकने से चावल के पकने का तो अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन कुछ महिलाओं के सफल होने से ये कहना कि सभी महिलाएं सफल हो गई है, ये गलत होगा। आज भी हमारी महिलाएं बहुत शोषण का शिकार है, समाज से जूझ रही है, और आगे आने के लिए लड़ना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, और उसमें सबसे ज्यादा सहयोग हो सकता है पुरुष समाज का, क्योंकि वो पुरुष ही है जो महिला को पढ़ा सकता है, आगे बढ़ा सकता है। और पुरुष समाज से उनको एक निवेदन और है कि आप महिला को पढ़ा तो रहे हैं, बहुत जरूरी है। और हाथ में शादी करते हैं, आपको लगता है हमारी जिम्मेवारी खत्म, लेकिन शादी के बाद जब उसी महिला को अपने पति के साथ नहीं बनती है, वो कोर्ट में आकर खड़ी हो जाती है, कोर्ट में गुजारा करता है तो आपको मुझे 5 हजार से ज्यादा गुजारा करता नहीं रह सकते, तब उस महिला की कितनी बड़ी दयनीय होती है। तो मेरा निवेदन है पुरुष समाज से कि महिलाओं को पढ़ाए लिखाए जरूर, लेकिन उनके साथ में एक हुनर भी सिखाए, उन्हें प्रोफेशनल बनाए कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके, आगे बढ़ सके। कहते हैं कि सीढ़ियां मुझे मुबारक हद तक जाना है, हमारी मंजिल आसमां है, रास्ता खुद बनाना है।
जो ये नन्ही नन्ही बच्चियां हमारे सामने बैठी हैं, इन्हें खुद कोशिश करनी होगी। बेटा जब मन में ठानोगे कि मुझे आगे बढ़ना है, तभी समाज तुम्हारा सहयोग करेगा, तभी समाज तुम्हें आगे बढ़ाएगा, वरना बहुत मुश्किल है। कहते गांधी जी ने कहा था कि मैं सही मायने में स्वतंत्र देश को तब मानूंगा जब भारत की हर नारी रात को भी अपने आप को घर से बाहर निकलते हुए सुरक्षित महसूस करेगी। तो ये सुरक्षा का माहौल आपको प्रदान करना है, समाज की हर नारी को आगे बढ़ाना है, उन्हें बढ़ाना है, तभी सावित्रीबाई फुले जी के सपनों को हम साकार कर पाएंगे और तभी इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करना हमारे लिए सार्थक होगा। अंत में नारी शक्ति चर्चा करते 4 पंक्तियां जरूर कहूंगी कि पोंछ कर अष्ट अपनी आंखों को मुस्कुराओ तो कोई बात बने, पोंछ कर अष्ट अपनी आंखों को मुस्कुराओ तो कोई बात बने, सर झुकाने से कुछ नहीं होगा, सर उठाओ तो कोई बात बने। और जिंदगी भीख में मिलती नहीं, जिंदगी छीनी जाती है। जिंदगी भीख में मिलती नहीं, जिंदगी छीनी जाती है। जिंदगी अगर छीन पाओ तो कोई बात बने, जिंदगी अगर छीन पाओ तो कोई बात बने। अंत में आयोजकों का इस सफल कार्यक्रम के लिए मैं धन्यवाद करना चाहूंगी, उन्हें साधुवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने हम सबको आज सावित्रीबाई फुले जैसी महान शख्सियत से अवगत करवाए। धन्यवाद। प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज, श्रीमती रेणु साल्के, सीनियर डिवीजन सिविल जज उपमंडल रोहतक, हमारे सभी गणमान्य साथी, सभी बुजुर्ग बंधु, हमारी माताएं बहनें, छायाकार बंधु और उपस्थित बच्चे। वैसे तो रेणु मैडम ने आपको सावित्रीबाई फुले के जीवन चरित्र के बारे में बताया है। परंतु मैं आप लोगों से बहुत कम समय में ही यह आग्रह करना चाहूंगी कि जो शिक्षा की अलग सावित्रीबाई फुले जी ने जगाई है, वो हम माताएं बहनें और हमारे बुजुर्ग ये प्रण लें कि हम अपनी बेटियों को पढ़ा लिखाकर इस काबिल बनाएं कि वो एक नए सशक्त समाज का निर्माण कर। महिला की भूमिका माता की भी है, शिक्षिका की भी है, पिता की भी है, भाई की भी है, बहन की भी है। एक महिला ही इतने सारे सभी रोल इकट्ठे कर सकती है। और एक अगर हमने समाज बेहतर बनाना है तो ये बहुत जरूरी है कि हम महिला को पढ़ाएं लिखाएं, उसको शिक्षित करें और जो भी उसमें हमारा पुरुष समाज है उसका पूर्ण सहयोग हो, ताकि आगे आने वाला भारत एक शिक्षित समाज हो, सशक्त समाज हो, हमारी बेटियों को हर तरफ से सुरक्षित महसूस हो, हमारी बेटियां आत्मनिर्भर हों और हम एक अलग ही तरह का भारत का निर्माण करें जो वर्षों और सदियों पहले था, जहां माताएं राजमाता होती थी, जहां माताएं राजनीति में भी भाग लेती थी। उस तरह की दोबारा भारत के निर्माण की आवश्यकता है और वो सभी संभव है जब हम अपनी बेटियों को पढ़ाएं लिखाएं, उन्हें शिक्षित करें। और ज्योतिबाई फुले ने जो अलग जगाई थी उस अलग को हम कायम रखें, हम उस मुहिम को कायम रखें और हम अपनी बेटियों को खूब पढ़ाएं लिखाएं और उन्हें अच्छा करें। अब हम कहते हैं ना कि हल्दी चंदन रोली का श्रृंगार नहीं होता, हल्दी चंदन रोली का श्रृंगार नहीं होता, भाई रक्षाबंधन का भी त्योहार नहीं होता। उस घर का आंगन सोना सोना रहता है जिस घर में बेटी का अवतार नहीं होता। बेटियों को अवतार माने, बेटियों को बेटों के बराबर माने, बेटियों को बेटों के समान पढ़ाएं, बेटियों को बेटों के समान अधिकार दें। फिर देखिए ये भारतवर्ष किस तरह का भारतवर्ष होगा और एक क्या नया निर्माण होगा। आप सभी का हमें इतना सम्मान देने पर बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका इससे अभिनंदन, धन्यवाद, सादर प्रणाम, नमस्कार। सभी बुद्धिजीवी वर्ग, सम्मानीय उपस्थित व्यक्ति, उन सबको मेरा सादर प्रणाम। आप कितने अच्छे मौके पर यहाँ पर आए, अपना समय दिया, ये बहुत बड़ी बात है। सावित्री देवी फुले कितना कुछ इनके बारे में कहा गया है, लेकिन मैं एक बात कहूँगी, पंडाल में सावित्री देवी फुले की जो आगे की पीढ़ी है वो बहुत कम बैठी हुई है।
अगर हम इसके 4 पोर्शन करते हैं तो सिर्फ 1 पोर्शन महिलाओं का है। मुझे लगता है कि इसके बारे में बटिंदो बाग को बताया नहीं गया कि यहाँ पर महिलाओं का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और एक ही बात कहूँगी मैं यहाँ पर, सावित्री देवी फुले जी को क्यों याद किया जा रहा है? उन्होंने कुछ खास किया था, अलग किया था। जितनी भी महिलाएं यहाँ बैठी हैं वो सावित्री देवी फुले बन सकती हैं। आप अपने आसपास देखिए, कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो आपको अच्छा नहीं लगता, बस आप उसको ठीक कर दीजिए, फिर आपको भी इतिहास में ऐसे याद किया जाए। तू कर दे खड़े हो। जब भी हम किसी चीज की चर्चा करते हैं वो एक खास बन जाती है। जितनी भी महिलाएं आज यहाँ इस कार्यक्रम में बैठी हुई हैं वो घर जाएंगी, अपने पास पड़ोस में बताएंगी कि हमने एक नाम सुना है पोतियों को, और जो भी आपके पास है उनको ये बताना होगा कि सावित्री देवी फुले बनना इतना भी मुश्किल नहीं है, इतना भी मुश्किल नहीं है। जो कुछ आपके आसपास गलत हो रहा है बस उसको ध्यान से देखिए, उसके बारे में विचार कीजिए और सोचिए कि आप इसे कैसे ठीक कर पाएंगे। आज भी बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं जिनका आप निवारण कर सकती हैं और सावित्री देवी फुले की एक तरह बन सकती है। और मैं तो ये कहूँगी कि नहीं, आप अपनी तरह बनिए। कोई सुनीता नाम की महिला है, वो कोई अच्छा काम करती है, आगे की पीढ़ियों में उन्हें याद किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। जय कुमार जी और जगदीश जी, जेके मिष्ठान भंडार, जेके प्लाईवुड और आप समाज हित में लगे रहते हैं। मैं दिनेश भाई जी का भी और जय कुमार जी का भी, जगदीश जी यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से हमारे साथ नहीं है, इन्होंने 21,000 रुपए का सहयोग अपनी नेक कमाई से किया है। परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ आप इसी हमारे मध्य में प्रताप स्कूल से आदरणीय कुश्ती कोच ओम प्रकाश दैया जी हमारे मध्य में हैं। जैसा मैं कह रहा था, खिलाड़ियों से अलग अनेकों मानव का निर्माण करने वाले, उन्होंने भी विद्यालय परिवार की ओर से 11,000 रुपए का इस पुनीत कार्य में सहयोग किया है। मैं परमपिता परमेश्वर से आपकी लंबी आयु की कामना करता हूं। और जैसे आज बिल्कुल एक हीरे को आप साथ लेकर आए हुए हो, आप जहां भी जाते हो समाज हित में हमेशा ऐसे ही कार्य करते रहते हो और आपकी प्रेरणा से ही जो आज कुछ यहाँ पे भी मैं बोल पा रहा हूँ, इसके बीच में कोच साहब का मेरे जीवन में बहुत अधिक प्रभाव रहा है। 1 जनवरी 2023 को मैंने बैठ के कुछ लिखा था कि भाई हमें अपनी जमा गुणा घटा भाग करके देख लेनी चाहिए कि मैं कहाँ पे खड़ा हूँ। तो मुझे ध्यान आया था कि 2007 में मेरे को कोच साहब ने कहा था कि एक बार आप यहाँ आओ और आपको आर्य समाज का कुछ काम करना है। तो वहां पे मैंने लिखा था कि मेरे जीवन में आर्य समाज को सिद्धांतों को लेके आने में हाथ रहा आदरणीय कुश्ती कोच ओम प्रकाश दैया का, लेकिन मेरे जीवन में परिवर्तन लाने में सबसे बड़ा यदि मैं कोई मानता हूं तो आचार्य परमदेव की मानसक जी हैं। लेकिन जैसे वहां तक का रास्ता ही मुझे ना पता लगता तो शायद आज मैं यहाँ पे आपके मध्य में इस रूप में नहीं होता। कोशिश करता कि जीवन को ठीक से चलाऊं। अभी भी मनुष्य में कमियां रह जाती हैं, जहाँ कमियां होंगी उनमें सुधार करके, और मैं आपसे भी प्रार्थना करता हूं कि हम सबको अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए कुछ घटा लेना चाहिए जीवन में और कुछ बढ़ा लेना चाहिए जीवन में। हिंदुस्तान की पहली महिला शिक्षिका जिसके बारे में सावित्रीबाई फुले, जिसके बारे में प्रिंसिपल मैडम ने काफ़ी विस्तार से और काफ़ी एनेक्डोट्स देकर के आप लोगों को बताया है, उनके बारे में ज़्यादा ना कहते हुए शॉर्ट में बस इतना कहना चाहूँगी कि उस समय 1848 में तात्या भाई फुले के रेजिडेंस से एक
वाले ज्योतिबा फूले और उनकी धर्मपत्नी सावित्रीबाई फूले, इन्होंने 1890 तक 17 स्कूल लड़कियों के लिए शुरू किए और उसमें लगभग उस समय 1000 से अधिक महिलाओं को रहने के साथ शिक्षा का उन्होंने उद्बोध किया, जो काफ़ी काबिल तारीफ है। महिलाओं के लिए अभी भी क्लास सीलिंग, जैसे कि हम कहते हैं, काफ़ी ऊंची है, पर मंच पर आसीन सभी जो लेडीज़ हैं और वो इस बात का सबूत है कि हम कर सकते हैं। तो मेरी आप सबसे करबद्ध प्रार्थना यही रहेगी कि आप भी सावित्रीबाई फूले के जो आदर्श हैं उन्हें पढ़ें पढ़ाएं, जैसा कि प्रिंसिपल मैडम ने कहा। और अयोध्या सिंह उपाध्याय की एक कविता बूंद मुझे याद आती है, जिसमें कि एक बूंद बादल से निकली और निकलते वक्त उसके मन में अंदेशा था कि मैं अंगारे पर गिरूंगी या धूल में जा मिलूंगी या किसी कमल के फूल में चू पड़ूंगी। लेकिन एक हवा चली और वो बूंद सीप के मुंह में, सीप का मुंह खुला था, उसमें जा गिरी और वो मुक्ति बनी। ये कविता हमें होप देती है, ऑप्टिमिज्म देती है, उम्मीद देती है। हाँ, चुनौतियां हैं, लेकिन हम सब अगर कोशिश करेंगे तो बूंद की बात ही मोती बनना ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। सारे प्रशासन की तरफ से और मंचासीन सभी लेडीज़ की तरफ से आप सभी लेडीज़ को और जेंटलमैन को बहुत बहुत धन्यवाद। सभा में उपस्थित सभी गणमान्य नर नारियों को मेरा अभिनंदन। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि ये प्रोग्राम जैसे ही मुझे सोमपाल भाई जी ने बताया और इसके लिए मुझसे पूछा तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि पहली बार कोई इतना मुझे गर्व का पल लगा कि ऐसा काम होने जा रहा है। आमतौर पे देखिए, मैं बताती हूँ कि मैं कॉलेज में हूँ, बड़े बच्चे मेरे पास हैं, मगर मैं पूछूं कि सावित्रीबाई फूले जी कौन थी तो बहुत सारी लड़कियां ही उनको नहीं जानती। ये बड़े दुख की बात है। और ऐसी जब हम कार्यक्रम करते हैं तो उससे हमारी नई पीढ़ी, जो कि हमारी जो कुर्बानियां हैं उनको भूल चुकी हैं, वो निश्चित तौर पे जागेंगी। मैं कहती हूँ इस शिक्षा के लिए, जिसके लिए सावित्री जी ने इतना कुछ सहा। आप सब जानते हैं कि कितने साल पहले 1 जनवरी 1831 को उनका जन्म हुआ और उस समय बाल विवाह और महिलाओं की दशा की मैं बात करूं तो बहुत ही खराब थी। बाल विवाह आम प्रचलन में ही थे। खुद सावित्री जी के विवाह जो है वो 9 साल की आयु में ही हो गया था। और बात करें कि शिक्षा का, तो अगर जहाँ बाल विवाह है वहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाओं की शिक्षा नहीं होती, तो बाल शिक्षा की तो बात ही नहीं थी। मगर अब आजकल एक कहावत आती है कि हर सफल आदमी के पीछे एक औरत होती है, मगर उस समय की मैं बात करूं या आज भी मैं बात करूं तो एक सफल औरत के पीछे एक आदमी का हाथ होता है, चाहे उनके पिता हों, चाहे उनके पति हों। तो ये ज़रूरी है, हम सब यहाँ बैठे हैं तो हमें हमारे पिताओं ने पढ़ाया, आज भी ऐसे हैं कि जो नहीं पढ़ पाते, तभी हम इस मुकाम पे पहुँच पाए हैं। हमारे पति साथ में हैं तभी हम वहाँ खड़े हैं इस स्टेज पे। तो सावित्री जी का भी जीवन ऐसा ही था कि उनके पति ने उनको बहुत सहयोग दिया। हालांकि पिता ने, दुख की बात है कि उनके हाथ से किताब ले ली थी कि भाई पढ़ना तो आदमियों का काम है, मगर पति ने वो किताब उनके हाथ में थमाई और बहुत आगे तक वो चले। साथ ही साथ पहली प्रथम आप शिक्षिका कहिए, प्रिंसिपल कहिए, वो तो थी ही, मगर मुझे एक बात बहुत ही अच्छी लगती है कि वो वास्तव में एक समाज सेवी थी। विधवाओं के लिए उन्होंने बहुत काम किया। और मैं बात करूं, कुछ प्रथम शिक्षिका सभी जानते हैं, मगर पहला विधवा आश्रम खोलने वाली वही थी। उन्होंने अपने घर में, बल्कि अपना घर तो मैं नहीं कहूँगी, आपको शायद पता ही होगा कि उनके सास ससुर ने भी उनको घर से जाने को कह दिया था, क्योंकि जब वो समाज सेवा के काम पे पति पत्नी लगे हुए थे तो समाज में बहुत सारा विरोध उनका होने लगा था। आपको पता है कि जब वो पहला स्कूल उन्होंने खोला लड़कियों के लिए, जब वो पढ़ाने जाती थी तो उनकी साड़ी पे कीचड़ फेंक दिया जाता था, गंदगी फेंक दी जाती थी, और वो दूसरा कपड़ा लेके बैठती थी कि मैं जो है वहाँ जाके ये पहनूं, और फिर वो लड़कियों को पढ़ाना उन्होंने नहीं छोड़ा। पहला स्कूल 1848 में उन्होंने खोला था और जिसमें सिर्फ 9 ही लड़कियाँ थी, मगर 9 लड़कियाँ बहुत बड़ा कदम था उस समय ये उनका।
और एक और मैं बात बता दूं, उनमें ना तो कोई धर्म का भेदभाव था और ना ही कोई जात का भेदभाव था। सभी के लिए उन्होंने काम किया। उस समय एक और समाज की बहुत बुराई थी कि छुआछूत की भावना बहुत प्रबल थी, और उस समय उन्होंने पहली बार पति पत्नी ने अपने घर में एक कुआं खोद लिया था और उस पे सभी पानी पी सकते थे। ये बहुत ही बड़े बड़े कदम थे। आज आपको छोटे लग रहे होंगे, मगर उस समय में बहुत ही बड़ी बात थी ये, और इतना सरल हृदय होना। और इसके साथ ही एक और महिला का मैं नाम लूंगी जो उनकी साथी थी और जिनके भाई ने उनके घर से निकालने के बाद अपने घर में रखा था, फातिमा जी। वो सावित्री जी ने उनको पढ़ाया और उन्होंने फिर लड़कियों को पढ़ाने में योगदान दिया, और काफ़ी थोड़ा थोड़ा रुके इन्होंने कई स्कूल खोले। हालांकि 1857 की क्रांति के बाद कुछ स्कूल बंद कर दिए गए थे, क्योंकि जो और अंग्रेज सरकार थी उनकी तरफ से जो उनको अनुदान मिल रहा था वो बंद हो गया था, मगर उसके बावजूद भी हिम्मत नहीं हारी और जो है महिला स्कूल चालू रहे। कविताएं मराठी में हैं सारी, तो वो बच्चों को पढ़नी चाहिए। उनका अनुवाद ही पढ़ लें कम से कम, तो बहुत भारी सीख उनको मिल जाए। शिक्षा के लिए काम किया, विधवाओं के लिए बहुत काम किया उन्होंने। और विधवा एक समय ऐसा था कि छोटी छोटी बच्चियों के विवाह हो जाते थे, बेमेल विवाह बहुत ज़्यादा थे। ऐसे में कई बार विधवाएं जो हैं उस जीवन से छुटकारा पाने के लिए आत्महत्या तक कर लेती थी, तो उनको रोका। खुद इन्होंने अपना जो है एक दत्तक पुत्र था, इनका अपना बेटा था जो जिसको गोद लिया, वो डॉक्टर बने यशवंत जी, और बाद में इनकी जो डेथ हुई वो भी एक तरह से समाज सेवा करते ही हुई। उस समय प्लेग की बीमारी जो है 1897 में बहुत भयंकर रूप से फैली थी, और अपने बेटे के साथ, क्योंकि अंग्रेज सरकार का व्यवहार ऐसे समय में ज़्यादा अच्छा नहीं था, वो जबरदस्ती लोगों को पकड़ के ले जाते थे, मारते पीटते थे। तो इन चीज़ों से बचने के लिए वो बेटा और माता जी दोनों ने मिलकर एक अस्पताल चलाया, और वहीं पे, क्योंकि आपको भी पता है छूट की कोरोना के बाद तो उसी से जो है उन महान आत्मा ने अपना जीवन त्याग किया। पुण्य आत्मा थी और समाज सेवा से कभी उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्हीं की बदौलत आज हम यहाँ पर हैं, उनको बार बार नमन है। एक और बात मुझे महिला होने की याद आती है, वो हमसे भी आगे थी। बहुत सारी चीज़ें उनकी दी हुई आज हमें हैं। छुआछूत नहीं है, धर्म के मामले में भी हम ऊपर होके सोचते हैं, हम पढ़ भी बहुत गए, हमने सब कुछ कर लिया, मगर एक बात उनमें हमसे अलग आज भी हम नहीं कर पाए कि उस समय एक 1890 में ज्योतिबा फूले जी का देहांत हुआ, तो प्रश्न वो उठा कि भाई इनको अग्नि जो है मुखाग्नि दी जाती है, वो कौन दे, क्योंकि उस समय दत्तक पुत्र जो कि गोद लिया हुआ बेटा था। तो ये बात आपस में चर्चा का विषय बन गई कि भाई कौन मुखाग्नि दे। तो उन्होंने आगे आते हुए कहा कि मैं खुद दूंगी। ये मुझे एक बहुत ही सशक्त कदम उस समय पे था। तो ऐसी महान विभूति के बारे में मैं कहती हूँ कि सभी को जानना चाहिए। हम क्यों नहीं जानते, एक अध्यापिका होने के नाते मैं ये कह सकती हूँ, मैं आप सामने बैठे हो तो मैं आपको जो बच्चों को कहानियाँ ज़रूर सुनाइए। आप हम कहानियाँ सुनाना भूल गए हैं अपने बच्चों को, और हमारे बच्चे उस फ़ोन में पता नहीं क्या क्या देख रहे हैं। तो हम ऐसी महान विभूतियाँ हैं, उनकी कहानी हम सुनाएं तो ज़्यादा अच्छा है, वो फ़ोन में निकाल कर नहीं देखेंगे। ये हमारा कर्तव्य बनता है माता होने के नाते कि जो भी महान हस्तियाँ हुई हैं उनकी कहानियाँ हम बचपन में उन्हें सुनाएं। दूसरा, बच्चों को मैं कहती ही हूँ, आज शिक्षा से जुड़े हुए मैडम कई बैठे हैं, तो और आप लोग भी, समाज हम लोगों से ही मिलके बनता है, अपने बच्चों को नकल ना करने दें। ये मुझे गंभीर समस्या इस एरिया की लगती है, तो पता नहीं मुझे इस मंच से कहनी चाहिए नहीं कहनी चाहिए, मगर जिनने शिक्षा के लिए इतना काम किया, शॉर्टकट कोई नहीं होता रास्ता। ये अपने बच्चों को समझाएं, जीवन में शॉर्टकट कोई नहीं होता, सफल वही होगा जो मेहनत करेगा। प्रधान ग्रुप, स्पेशली डीलिंग IMT खरखोदा। कॉन्टैक्ट अस 9355500009 9643971000 765002700 www.pradhangroup.com। ट्यूलिप हॉस्पिटल सोनीपत, डिपार्टमेंट ऑफ मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी, लेप्रोस्कोपिक गाल ब्लैडर स्टोन, लेप्रोस्कोपिक अपेंडेक्टोमी, हेमोरोइड्स एनल फिजर,
laparoscopic hernia, all types of general and laparoscopic surgery. Please consult Dr. Saurav Pangoria. For more information, please call 705-651111. बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए प्रताप स्कूल खरखोदा का चयन करें ताकि आपके बच्चे संस्कार, शिक्षा, टेक्नोलॉजी, खेल, स्वास्थ्य एवं सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा विदेशों में तिरंगा फहराते हुए इंजीनियर, डॉक्टर, लेफ्टिनेंट तथा राजनेता बनकर देश एवं विदेशों में उच्च पदों को सुशोभित कर सकें। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।